Hey everyone, hello and welcome to BioBrains. My name is Manjushri and I'm here to explain everything about the subject biology of standard 12. लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ करनी होगी and that is stick with the video till the end and don't forget to subscribe so that जब भी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा. So let's get started with the सब्जेक्ट बायोलॉजी एंड वन मोर थिंग, हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं स्टेट बोर्ड का सिलेबस. सो दैट हियर इज द इंट्रोडक्शन टू द सिलेबस एंड देयर आर टोटल 15 लेसन्स जो कि डिवाइड किए गए हैं 5 अलग अलग यूनिट्स में, और वो सारे यूनिट्स हैं. द यूनिट नंबर 1 इज रिप्रोडक्शन, यूनिट नंबर 2 is genetics and evolution, unit number 3 is physiology, unit number 4 is applied biology, and unit number 5 is ecology and environment. ये है 5 यूनिट्स जिसमें 15 चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है, और ये सारे 15 चैप्टर्स वन बाय वन हम पढ़ने वाले हैं. जस्ट बी विथ द बायो ब्रेन्स. सो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेसन नंबर 1, दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड द हायर प्लांट्स. एंड आई हैव डिवाइडेड द एंटायर चैप्टर इन 3 phases because it is quite lengthy chapter. So the phase number 1 will be types of reproduction, जिसमें हम पढ़ेंगे asexual reproduction and sexual reproduction along with the process of formation of gametes, that is the gametogenesis. उसके बाद आता है फेज नंबर 2 जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन, उसके टाइप्स और अलग अलग डिफरेंट एजेंसीज. फेज नंबर 3 में हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. तो ये तीनों फेज अलग अलग वीडियोस में बनेंगे, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वन मोर टाइम. देन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि why it is called as higher plants and lower plants and what is the basic difference. So it is very simple. Higher plants are those जिनके पास होते हैं वेस्कुलर टिश्यूज, और वो टिश्यू फैसिलिटेट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स इनसाइड द प्लांट बॉडी. एग्जांपल इज जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. लोअर प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता है, दे कम्प्लीटली लैक वेस्कुलर टिश्यूज and the examples are bryophytes and lichens. Okay, so ये हो गया basic difference why it is lower and the higher plants. So हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, that is phase number 1, and यहाँ पे हम पढ़ेंगे reproduction और उसके types, that is asexual reproduction and the sexual reproduction. Okay, तो सबसे पहले हम देखेंगे the standard definition of reproduction and why it is called as the reproduction. So it is the process of generating and reproducing young ones like parents is known as reproduction. ठीक है? And this characteristic or the reproduction is an important feature of all living plants and animals, and it is important because it maintains the continuity of life by reproducing new species from generation to the generation. और हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक अलग वे होता है, अलग तरीका होता है रिप्रोडक्शन का. ठीक है, तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कि कैसा होता है एंड व्हाट इज द प्रोसेस. सो नाम से ही पता चलता है दैट इट इज a type of reproduction where there is no involvement of the formation of sexes or the gametes, and it involves single parent only because gametes नहीं बन रहे हैं. थर्ड थिंग, इट प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग. क्योंकि सिंगल पेरेंट है, देयर इज नो मिक्सचर ऑफ एनी अदर कैरेक्टर, सो डेफिनेटली द प्रोजेनी विल बी आइडेंटिकल. इट प्रोड्यूसेस exact copy of genes like parents. So such organisms are called as clones because they share similar character, that is morphological and the genetical characters similar to their parents. ऐसे organisms को कहा जाता है clones क्योंकि वो xerox copy होते हैं same as like their parents. Okay, so
This is about the asexual reproduction. Now, it have some types, that is fragmentation, second one is the budding, and the third one is spore formation. एक एक करके हम देखेंगे कि कैसे होते हैं. सो मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला आता है फ्रेगमेंटेशन, जिसमें कि देयर विल बी ब्रेकिंग ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इनटू फ्रैगमेंट्स और द स्मॉल पीसेस व्हिच विल ग्रो एज अ न्यू इंडिविजुअल. और वही फ्रैगमेंट्स आगे चल के सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे. तो यहाँ पे हम जो एग्जांपल देखने वाले हैं वो है स्पायरोगारा. सी द डायग्राम, किस तरह से मदर सेल डिवाइड हुआ, ब्रेक हुआ, या तो फ्रैगमेंट्स उसके कट हुए और वही फ्रैगमेंट्स विच इज कॉल्ड एज डॉटर फ्रैगमेंट्स आगे चल के एक नया इंडिविजुअल बनाएंगे एंड दोज इंडिविजुअल विल फॉलो द सेम प्रोसेस फर्दर. सो दिस इज द fragmentation and the example is Spirogyra, that is fragmentation in Spirogyra. Next comes budding. It is the most common method, takes place in favorable conditions. It produces one or more outgrowths called as buds which develop into new individual. Parent animal पे या parent plant पे कुछ birds बनेंगे, कुछ चेन्स ऑफ बर्ड्स बनेंगे जो डिटैच होने के बाद फेवरेबल कंडीशन में जाके ग्रो होंगे एज ए न्यू इंडिविजुअल. एग्जाम्पल इज ईस्ट. वी कैन सी इन द डायग्राम किस तरह से मदर सेल के ऊपर नंबर्स ऑफ बर्ड्स डेवलप हुए हैं और वही नंबर्स ऑफ बर्ड्स डिटैच होते जाएंगे और फेवरेबल कंडीशंस में जाके ग्रो होंगे. दिस इज बडिंग इन ईस्ट. अदर देन दिस देयर आर सम different methods also. So first is binary fission. Example is amoeba. It is well known example to everyone. तो डायग्राम में दिख रहा है कि किस तरह से पेरेंट अमीबा इलोंगेट हुआ, उसका न्यूक्लियस इलोंगेट हुआ और न्यूक्लियस एज वेल एज द साइटोप्लाज्म टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होके बीच में से ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद वहाँ पे बनते हैं 2 डॉटर सेल्स. अब यही 2 डॉटर सेल्स आगे चल के न्यू इंडिविजुअल के फॉर्म में डेवलप होंगे एंड दे विल फॉलो द सेम प्रोसेस एज द प्रीवियस वन. सो दिस इज बाइनरी फिजन इन अमीबा. सो इट इज वेल नोन एग्जाम्पल. ओके, देन द अनदर एग्जाम्पल इज देयर इज कोनिडिया फॉर्मेशन, जिम्यूल फॉर्मेशन और उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट कम्स दी स्पोर फॉर्मेशन. वहाँ पे बनेंगे फ्लैजिलेटेड और मोटाइल ज़ूस्पोर जो कि ग्रो होंगे नए इंडिविजुअल के फॉर्म्स में. अब इन्हें प्रोवाइडेड किया गया है या प्रोवाइडेड है फ्लैजिलास जो कि मोटिलिटी देते हैं सो दैट दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस and they will grow as a new individual. So there will be small spore formation of small spores. Example is Chlamydomonas. Chlamydomonas के डायग्राम में हम देखेंगे कि किस तरह से पेरेंट सेल के अंदर छोटे छोटे zoospores डेवलप हुए हैं and they have provided with the flagellas. That flagellus will help them to move from one place to other place and later it will grow as new individual. So this is about the spore formation or zoospore formation in Chlamydomonas. फिर आता है vegetative reproduction. Yes, it is same as like asexual reproduction, but there is a basic difference between vegetative reproduction and the asexual reproduction, and that basic difference is vegetative reproduction takes place with the help of vegetative parts of the plant such as stem, roots and leaves, and those will cut or divide from the parent plant that will develop as a new individual. The individual formed from vegetative reproduction are genetically identical to their parents because it is also a kind of asexual reproduction.
It is widely used in agriculture and horticulture to produce desired variety. हमें जिस तरह का प्लांट चाहिए हम वैसा डिजायर्ड क्वालिटी का प्लांट बना सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं with the help of vegetative reproduction. Okay, there are 3 types of vegetative reproduction: cutting, grafting and tissue culture. ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं one by one. Cutting, it is any vegetative part having one or more buds cut into small pieces used for propagation. It means हम किसी भी पार्ट को कट करेंगे, उसे ग्रो करेंगे, उसे प्रोपेगेट करेंगे जिससे हम नया प्लांट रेडी कर सके या प्रोड्यूस कर सके. तो उसमें आता है स्टेम कटिंग. एग्जाम्पल इज रोज एंड बोगनविलिया. बहुत वेल नोन एग्जाम्पल्स है. इनफैक्ट आप लोगों ने देखा भी होगा कि किस तरह से रोज या बोगनविलिया को ग्रो करते हैं. स्पेशली दी ओल्ड पीपल्स लाइक माई मदर यूज टू डू दी स्टेम कटिंग ऑफ रोज, बट नाउ इट इज मार्केट में बहुत सारे वेरिएशंस अवेलेबल है, तो अभी कोई नहीं करता है. नेक्स्ट इज लीफ कटिंग. एग्जाम्पल इज सैंसेवेरिया. एंड लास्ट इज रूट कटिंग. एग्जाम्पल इज ब्लैकबेरी. तो ये होता है कटिंग विच इज ए टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसमें हम अलग अलग पार्ट्स को कट करके ग्रो करेंगे. फिर आता है ग्राफ्टिंग. इट इन्वॉल्व्स 2 plants but asexually. Don't forget it is a type of asexual reproduction. Those 2 parts join together in such a way that they grow as one plant. उसमें से एक रहेगा scion which is a part of stem having buds join on rooted plant called as the stalk. It means 2 plant participate तो कर रहे हैं but there is no sexual reproduction. Budding is also called as the bud grafting in which only one bud join on stalk. Example is apple, rose, etc. ठीक है, तो ग्राफ्टिंग में सिर्फ ये याद रखना है कि असेक्सुअली पार्टिसिपेशन हो रहा है रिप्रोडक्शन में बट नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स. वी कैन सी हियर इन डायग्राम किस तरह से सायन वाले पार्ट को कट किया जा रहा है और वही सायन वाला पार्ट दूसरे प्लांट के स्टॉक वाले एरिया में अटैच किया जा रहा है. इट इज टाइप्ड सो वेल सो दैट आगे जब वो प्लांट ग्रो करेगा, वो ग्रो होने के बाद 2 कैरेक्टर दिखाएगा. एक उसका ओरिजिनल वन और एक जो अटैच किया गया है. नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर. As the name suggests, growing small tissue of plants which gives new plants, and it is the most popular method in micro propagation. ठीक है, तो ये हो गए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और इसके 3 अलग अलग टाइप. Next comes the sexual reproduction, and it involves formation and fusion of gametes or the sex cells. Reproductive phase starts once the vegetative reproduction ends up in higher plants, and sexual reproduction के लिए it has been provided or the plants are provided with a typical structure that is a flower जिसके पास होंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जो पार्टिसिपेट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. सो दैट इज एसेसरी वर्ड्स जिनमें रहेगा कैलिक्स, कोरोला जो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे by attracting the pollinators for the process of reproduction, और रहेंगे 2 necessary parts that is androecium and gynoecium. ठीक है, सो फ्लावर के डायग्राम में हमने देखा कि कैलिक्स कोरोला का पोजीशन कैसा है and how it looks. So the sexual reproduction involves 2 major events, meiosis and second is fusion of gametes to produce genetically dissimilar offspring, and such variations are important for survival and evolution of new species. It means sexual reproduction में 2 अलग अलग पेरेंट्स के जेनेटिक कैरेक्टर्स गैमेट्स के फॉर्म में एक दूसरे के साथ फ्यूज होने के बाद नए कैरेक्टर्स वहाँ पर डेवलप होंगे. वो कैरेक्टर्स डेवलप जब होंगे वो एक प्रकार का वेरिएशन रहेगा और वो वेरिएशन इम्पोर्टेंट है for the survival and the evolution of new species. Then in later stage there will be formation of zygote and embryo after the fusion of female and male gamete, and there are 3 events: pre-fertilization, fertilization and
पोस्ट फर्टिलाइजेशन। हर एक इवेंट का अलग अलग फेज होता है और अलग अलग फेज में जाके एट द एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम देखते हैं मेल गमेटोफाइट एंड इट इज नोन एज एंड्रोशियम। एज वेल एज उसका जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे, सो द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ एंड्रोशियम इज कॉल्ड एज स्टैमेन, और उसके 3 पार्ट्स रहेंगे, फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, हाउ इट लुक्स। द एंथर्स आर जनरली डायथिकल्स, इट मीन्स वहाँ पे रहेंगे 2 लोब्स, और 2 लोब्स में रहेंगे अलग अलग चेम्बर। वही चेम्बर में रहेंगे डेवलप होंगे एंथर्स और द मेल gametophyte, and those chambers are total in 4, so that is why it is called as tetrasporogyte. The heterogeneity or the differentiation arises when some hypodermal cells get transformed into archisporial cells. ये हो गया उसका इंटरनल डेवलपमेंट, किस तरह से उसके सेल्स डिवाइड होंगे। सी द मेल gametophyte anther, the connect to which connect the anther to the filament, and the filament which is the stalk. Now let's see the transfer section of anther, किस तरह से वो दिखता है from the inside. So basically there are 2 types of cells or 2 groups of cells, archisporial cells and the sporogenous cells. archisporial cells जो रहेंगे वो उसके वॉल्व और लेयर्स बनाने में, प्रोटेक्टिव लेयर्स बनाने में हेल्प करेंगे, और जो स्पोरोजिनस टिश्यूज रहेंगे वो बनाएंगे गैमेटोफाइट और दी माइक्रोस्पोर। ठीक है, सो द पैराइटल सेल अंडरगोस डिवीजन टू फॉर्म एंथर वॉल लेयर। जैसे कि मैंने अभी कहा, पैराइटल सेल्स विल पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ वॉल। मैच्योर एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 layers. Outermost protective layer made up of tubular flattened cells called as the epidermis, जो कि सबसे आउटर वाली लेयर है। उसके बाद see the diagram, we can see the epidermis. After that there is a middle layer, then the endothelium, then the tapetum, and at the end to the very inside there is a sporogenous tissue. तो चारों layers will form with the help of archisporial cells of, and the sporogenous tissue will form the male gamete. Subepidermal layer made up of readily elongated cells with fibrous thickening called as the endothelium. Just after, immediately after the epidermis, a wall made up of 1 to 2 layers which may disintegrate in mature anther called as middle layer, and finally come the innermost nutritive layer of anther wall, that is the tapetum. Anther turned into sporogenous tissues, which is called as microspore mother cell, divides mitotically to form tetrad of haploid microspore, that is the pollen grain. जैसे मैंने पहले कहा था टेट्रास्पोरोजिएट, क्योंकि 4 अलग अलग कॉर्नर्स पे there will be formation of pollen grains. So this is about the transfer section of pollen grains. Okay, so let's move forward. अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, and don't move on, just be with up to the end of the video. So आगे भी बहुत सारा important हम पढ़ने वाले हैं. Okay, now next comes the structure of microspore. किस तरह से दिखता है या कैसा होता है? It is a non-motile haploid. It means single set of chromosomes, unicellular, body with single nucleus, surrounded by 2-layered wall called as the sporoderm. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से उसके वॉल्स होते हैं और कैसे डेवलप होता है। तो सबसे पहले आता है एक्साइन, जो कि आउटर लेयर है, थिक है, and it is made up of complex non-biodegradable substance, and that is called as sporolanin, and that sporolanin is resistant to some chemicals.
Some thick areas called as the germ pores meet for the growth of emerging pollen tube during the germination of pollen grains. और वही tube will be responsible to carry the male gamete to the female structure for the process of fertilization. But वहाँ पे भी कंडीशन है कि कब पोलन ट्यूब एमर्ज होंगी और कब पोलन ट्यूब बाहर निकल के कैरी करेगी पोलन ग्रेन्स को. द इनर इंटाइन कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन. ये इनर इंटाइन क्योंकि ये इनर प्रोटेक्टिव लेयर है. लेट्स सी द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंड दिस प्रोसेस is called as the microsporogenesis. Pollen grain undergoes first mitotic division and formation of two cells takes place. ठीक है, माइटोसिस में क्योंकि मल्टीप्लाई होते हैं, सो एक से बनेंगे दो सेल्स, दो बनेंगे वो रहेंगे वेजिटेटिव सेल्स विच इज ए irregular shape nucleus and rich in food. Second cell जो बनेगा that will be the generative cell that will floats on the cytoplasm of vegetative cells. उसके बाद the generative cell will undergo second mitotic division and form two non-motile male gametes. The generative cell undergoes mitosis either in pollen grain or in pollen tube. Depend करता है species to species. Sometimes it may happen after landing on the female structure. In most of the angiosperm, pollen grains shed from the anther at this two-celled stage. जैसे मैंने अभी कहा, ये या तो उसके previous जगह पे स्पेस में होंगे या तो when it lands on the female structure. See the diagram of development of male gamete. We can see the first element of the diagram that there is a structure of pollen grain which have enzyme, which have intine. There is a cytoplasm and a nucleus inside. Then mitosis होने के बाद बनेंगे दो cells, that is vegetative cells and the generative cells. वही generative cell will again form two male gamete after the mitosis. और वहाँ से जो छोटे छोटे germ pores है उसमें से pollen tube will emerge out और वही pollen tube कैरी करेगा टू मेल gametes as well as the tube nucleus. ठीक है, तो इस तरह से जो ट्यूब न्यूक्लियस रहेगा, जो पोलन ट्यूब रहेगा वो एक्सटेंड करेगा और इट विल ट्राई टू रिच अप टू द फीमेल स्ट्रक्चर फॉर द प्रोसेस ऑफ fertilization so that this male gamete will reach up to the egg or egg cell for the process of fertilization. उसके बाद चलते हैं female gametophyte, how it looks and what is the structure. So this is commonly known as gynoecium or the pistil and its individual members are called as carpel. Okay, तो ये MCQ के हिसाब से अगर आप ध्यान में रखें so it will be quite good. So apocarpus is a situation in which flowers they have many free carpels. ठीक है, उसका एग्जाम्पल इज एपोकार्पस में मिशेलिया. सिनकार्पस आर दोज in which flowers have many fused carpel. Example is brinjal. Now the parts of carpel mein there comes the stigma, style and the ovary. Stigma is the platform where pollen grain can land. Style, it is a stalk, and the ovary which contains the egg cell inside it. On the basis of numbers of ovule, it is divided into two forms: uniovulate, one ovule in the ovary, example is paddy, wheat and mango; multiovulate, more than one ovule in the ovary, example is tomato and lady's finger. Now let's see the structure of anatropous ovule, कैसे होता है, कैसे दिखता है. But before that हमें ये पता करना पड़ेगा why it is called as anatropous ovule. So सबसे पहले तो it is a most common type of ovule in angiosperm. Now the reason comes
Micropyle is directed downwards and is present adjacent to the funiculus due to the unilateral growth of the ovule. This is the one basic reason why it is called anatropous, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है और उसका ओपनिंग माइक्रोपाइलर एंड के साथ होता है. Because of this condition, there is another reason why it is called anatropous ovule. The curvature of the ovule affects the nucellus so that later it becomes horseshoe shaped structure. Okay, तो ये हो गए reasons why it is called anatropous ovule. Next, we can see the diagram of ovule. So the development of ovule takes place inside the ovary attached to the placenta by funiculus. We can see the funiculus and the placenta. Funiculus is a stalk which holds the entire structure and attached with the placenta. After that, there is the attachment point, and that point is called as hilum. Again, there are the protective coverings which are called as outer and the inner integument. Then there comes the nucellus which carry the female structure, and that is the embryo sac. Inside to the embryo sac there is different cells, but before moving we can see there is a narrow opening, that is the micropyle, and that end is called as micropylar end, and the opposite end is called as chalazal end. Okay, so the embryo sac have different types of cells, and the cells towards the micropylar end of the nucellus called as the egg apparatus, which have two synergids and one egg cell. The group of cells present towards the chalaza are called as the antipodals, and at the center there is a secondary nucleus. Why it is secondary nucleus? Because it formed by the fusion of two nucleus. कैसे? जब हम डायग्राम देखेंगे फीमेल डेवलपमेंट या तो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, उसमें ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा. So this is the structure of the anatropous ovule. Now next comes the megasporogenesis, means formation of female gametophyte or the megaspore. The process of formation of haploid megaspore from diploid megaspore mother cell MMC is called as the megasporogenesis. The MMC undergoes meiosis to form linear tetrad. It means there will be 4 haploid cell will form, which are called as the megaspore. उन 4 cells में से the upper 3 will degenerate, और जो last में बचेगा the lower and the fourth one, that will be act as the first cell of female gametophyte, and it will be functional. The first cell of female gametophyte undergoes 3 successive divisions, 3 nuclear mitotic divisions, and that will form 8 nuclei, और उनमें से 4 का ग्रुप अलग अलग अपोजिट एंड में जाके प्लेस हो जाएंगे. 1 out of 3 from each side move towards the center and forms polar nuclei. Later they fuse to form the diploid secondary nucleus or definitive nucleus just before the fertilization. The 3 nuclei towards the micropylar end constitute egg apparatus, जैसे हमने अभी डायग्राम में देखा, जिसमें रहेगा एक सेंट्रल हैप्लॉइड सेल, एग सेल and 2 supporting synergids. अब वो synergids have some hair-like projections which guide the pollen tube towards the egg, and that is called as the filiform apparatus. There is a group of cell towards the chalaza, जैसे हमने पहले देखा, those are antipodal cells. So this is 7 cells and 8 nucleated structure is called as the embryo sac, and this forms the development of single megaspore is described as
monosporic development. See the diagram. The first element showing there are 4 cells, वो linearly arranged है, that is why it is called as the linear tetrad. मियोसिस में बनेगा linear tetrad. उसमें से पहले 3 हो जाएंगे डीजेनरेट और सिर्फ एक मेगास्पोर और एम्ब्रियो सैक विल बी फंक्शनल विच इज हैप्लॉइड इन नेचर. वो आगे चल के ग्रो होगा with the help of some nourishment and that will form the nucellus. उसी nucellus का आगे चल के होगा first mitosis जिसमें बनेंगे 1 से 2 न्यूक्लियर. After that there will be again mitosis, the second mitosis जहाँ पे बनेंगे 4 from 2 nuclei. After that there will be again third mitosis which will form 8 from the 4 nuclei. Out of those 8 nuclei there will be formation of 2 groups of 4 cells, out of which 4 will move to the chalazal end and 4 will move to the micropylar end. उसमें से दोनों ग्रुप से एक एक न्यूक्लियर और दिस सेल will move towards the center and that will fuse to form a secondary nucleus. ठीक है. So in the last element of the diagram we can see the mature embryo sac which is a female gametophyte and it is just before the fertilization. So it is a 7 nuclei and 7 cell 8 nuclear structure. So antibodies and the egg apparatus and the secondary nucleus. This is a complete female embryo gametophyte or the embryo sac. So this is the way how the development of female gametophyte will takes place. And one more important thing, this kind of development, angiosperm shows this kind of development of female gametophyte within the megaspore and it is endosporous. The female gametophyte is colorless, endosporic and is concealed in the ovule enclosed by the ovary. क्योंकि ये सब कुछ internally होता है और वो concealed होता है, that is why it is the endosporic. So this is the end of the video. Thank you so much for being with us till the end. Don't forget to subscribe. If you find it useful, just share and hit the like button. And for more details, you just need to go our website www.msbiobrains.com. Stay tuned and just keep waiting for the next video. Thank you so much. Take care. Bye bye.